हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमृत कुमार। मेरे यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती मजाक में आपका स्वागत है। दोस्त, मिसलेनियस का अगला सवाल यहाँ लिखा हुआ है। मैं आज आपको ये पूरा करवाऊंगा, लेकिन आपसे गुजारिश है कि जिस तरह आपने पिछले वीडियो में जिस तरह से प्यार दिया, बस उसी तरह आप प्यार बनाए रखें और भाई को सपोर्ट करते रहें, ताकि अगले वीडियो के लिए मुझे मोटिवेट मिले और अगला वीडियो हम बना सकें। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाकर घंटा को प्रेस कर दें। दोस्तों, आज का सवाल है, कैलाश को याद है कि उसके भाई दीपक का जन्म 20 मई के बाद और 28 मई से पहले हुआ है, जबकि उसकी बहन गीता को याद है कि दीपक का जन्म 12 मई के बाद मगर 22 मई से पहले हुआ है। तो बताइए दीपक का जन्म किस तारीख को हुआ है। ये सवाल बिल्कुल रीजनिंग टाइप का है और रीजनिंग का सवाल है। मैं आपको मिला जुला क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, जिस क्वेश्चन में आप पूरी तरह से फंसते होंगे। जनरली तो ऐसे क्वेश्चन सब खींचता है, लेकिन हम वैसे क्वेश्चन को करवाएंगे इस प्रकार को क्वेश्चन आप सही से टेकअप नहीं कर पाते हैं, कहीं ना कहीं आप छूट जाते हैं। मैं वैसे क्वेश्चन को पूरा करवाऊंगा जहां आप पूरी तरह से फेल्यूर साबित हो रहे हैं। कुछ मैं पूरी की बात नहीं करूंगा। तो चलते सवाल पर। जैसे कहने का मतलब कि कैलाश को याद है कि दीपक का जन्म 20 मई के बाद और 28 मई से पहले हुआ है। 20 मई के बाद और 28 मई से पहले हुआ है। तो ये कैलाश अपने हिसाब से कह रहा है कि 20 मई के बाद और 28 मई से पहले। कहने का मतलब हम इसको कैसे बनाएंगे, 20 के बाद 21 और 28 से पहले 27 तक चलेंगे। ठीक, 21, 26 और 27, चूंकि 28 से पहले कह रहा है इसमें। और उसकी बहन को याद है, ये दोनों सस्पिशन में, और उसकी बहन गीता को याद है कि उसका नहीं जन्म जो है उसका 12 मई के बाद और 22 मई से पहले हुआ है। एक गीता कह रही है कि नहीं, दीपक का जो जन्म हुआ है ये 12 मई के बाद और 22 मई से पहले हुआ है। तो 12 के बाद 13, लेकिन हमको चलना 21 तक चलना, क्योंकि 12 के बाद और 22 से पहले। तो 12 के बाद 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 21। मैं इसको मिटा के यहाँ लिख दे रहा हूँ ताकि आपको क्लियर दिखाई पड़े। 20 और 21। आप इसमें कॉमन सी बातें देखेंगे इसमें, अर्थात कहने का मतलब सार बनता है। दोनों में समान कॉमन सी चीज़ क्या रही है दोनों में, अब उसमें दोनों में अंक समान होगा। कहने का मतलब कैलाश का 21 से 27 तक है, गीता का 13 से 21 तक है। इसमें आपको कॉमन सी अंक निकालना है, अर्थात सार अंतर कि जो दोनों में मिले। अब इसमें बता सकते हैं इसमें दोनों में क्या मिल रहा है। ये दोनों में मिल रहा है 21 मिल रहा है। तो एडजेक्ट उसका जो डेट होगा, जन्मतिथि होगा, वो होगा, सॉरी, एडजेक्ट जो इसका डेट होगा वो 21 तारीख होगा। अर्थात कहने का मतलब 21 तारीख को दीपक का जन्म हुआ है। अगर इस टाइप का कभी भी कोई सवाल आवे तो आपको इसी तरह बनाना है कि जैसे दिया है 20 के बाद और 28 से पहले, तो 20 के संख्या को आपको बाहर निकालना है, बाकी बात को दोनों साइड को छोड़ देना है। फिर उसके बाद अगर नीचे वाले स्टेप में जब आप आएंगे तो इसमें लिखा है 12 मई के बाद और 25 मई से पहले। तो आपको 12 और 22 के बीच का संख्या लेना है और बाकी बात के दोनों संख्या साइड को छोड़ देना है। फिर उसमें कॉमन सी अंक निकालना है। इसमें दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, दोनों में कॉमन आ रहा है 21। तो दीपक का जन्म जो हुआ है वो 21 तारीख को हुआ है। मैं एक क्वेश्चन और करवा दे रहा हूँ, विकर्ण संबंधित, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। इसे कहने का मतलब किसी भी आकृति में आपसे ये पूछा जाए कि इस आकृति में विकर्णों की संख्या क्या होगी, विकर्णों की संख्या क्या होगी। जैसे हम विकर्ण का मतलब समझते हैं, जैसे एक आयत ले लेते हैं,
या वर्ग ले लेते हैं। तो इस कोण से इस कोण ये विकर्ण होगा, ये लाइनिंग पूरी तरह से सरल होना चाहिए। तो एक आयत में दो विकर्ण होते हैं, एक आयत में दो विकर्ण होते हैं। अगर बात की जाए पंचभुज की, तो हम पंचभुज में कह सकते हैं अर्थात हम आपको डायरेक्ट चलते हैं फार्मूला पर लेके। त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षष्ठभुज, अष्टभुज, नवभुज, जितना भुज हो डायरेक्ट लेकर चलते हैं। आपको डायरेक्ट हम बता देंगे कि किसी भी आकृति का चाहे उसमें कितना ही भुजा क्यों ना, उसमें आपको डायरेक्ट निकालने के लिए हम बताएंगे उसमें कितना विकर्ण होगा। जैसे आपको ट्राई करना है कि फार्मूला किस प्रकार से इसमें बैठ रहा है। जैसे एक चतुर्भुज में 4 भुजा, तो इसका हम फार्मूला लिखेंगे विकर्ण बराबर n इंटू n-3/2। अब जहाँ n एक भुजा की संख्या है, n जो है एक भुजा की संख्या है, तो कहने का मतलब अगर हम चतुर्भुज की बात करते हैं तो n बराबर 4 और 4-3/2 अगर n2, कहने का मतलब एक चतुर्भुज में 2 विकर्ण आ रहा है। अगर फिर दूसरा को हमको ट्राई करना है, ये मान लिया जाए अगर आकृति नवभुज कुछ ले, नवभुज बनाना भी बहुत सिंपल तो नहीं है, बहुत सोचना पड़ेगा। और नवभुज बनेगा या नहीं बनेगा परीक्षा में तो आप बना नहीं सकते हैं। और जब पूछ दे 10 भुज, 11 भुज या 12 भुज, तो आप कैसे बनाएंगे? अगर आप फार्मूला नहीं जानते तो आप फिगर बना के विकर्ण आप खींचेंगे, लेकिन संभव नहीं है। तो कहने का मतलब अगर ये पूछ दिया जाए कि नवभुज में अगर नवभुज की बात की जाए तो इसमें कितने विकर्ण होंगे, इसमें कुल कितने विकर्ण होंगे। इसमें लिख देते हैं चतुर्भुज में कुल विकर्ण। अब इसमें लिख देंगे नवभुज में कुल विकर्ण। तो फार्मूला वही लगाना है, विकर्ण बराबर n इंटू n-3/2। तो हम डायरेक्ट इसमें मान पुट कर दे रहे हैं कि n का मान 9, फिर n है तो 9 -3/2, 9 में से 3 माइनस करेंगे 6, 2 आएगा, 2 तिया 6, यानी कहने का मतलब 27 विकर्ण होगा नवभुज में। अगर आप फार्मूला नहीं जानते तो आप बना नहीं पाएंगे। 27 विकर्ण आप कैसे खींच पाएंगे? 5 से 6 विकर्ण खींचते आप कहीं ना कहीं मिस हर हाल में कर देंगे, लेकिन 27 विकर्ण खींचना असंभव है पूरी तरह से। तो कहने का मतलब आप इसको आप नोट कर सकते हैं, नोट कर लेंगे आप। किसी भी आकृति का अगर पूछे तो बस n की जगह उसके भुजाओं की संख्या मान रख देना है, बस विकर्णों की संख्या निकल आएगी। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्यारा सा सहयोग दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, भाई को आगे बढ़ने में सपोर्ट करें। धन्यवाद।